नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो कल हमारा पेपर हुआ था 4 तारीख को। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 4 तारीख को, जिसमें जो हमारे पशुपालन के जो प्रश्न थे 20 प्रश्न थे, उनके पेपर सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं आज हम। तो उस पेपर से जो प्रश्न थे उनकी सबकी बात कर लेते हैं एक एक की, और उनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न था जीवाणु जनित रोग हैं। रक्त स्रावापूर्ति जीव रखता है, फिर जिसे एचएस कहते हैं, एचएस कहते हैं, या फिर रानीखेत रोग, फुट एंड माउथ रोग, या फिर मिल्क फीवर। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एचएस रोग जो था वो हमारा रक्त स्रावापूर्ति या जीव रक्त था। ये कौन सा था? ये हमारा जीवाणु जनित था। और इसके अलावा जो रानीखेत था वो कौन सा हो गया? हमारा विषाणु जनित। हानि से विषाणु जनित हो गया। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आया था हमारा? तो ये प्रश्न आया था अगला पशुपालन से संबंधित कि भाई किस पशु के दूध में उच्च वसा होती है। तो हमने बात की थी भाई किसके होते हैं? तो भेड़ के में होती हैं। तो भेड़ इसमें ऑप्शन नहीं है। गाय, बकरी, ऊंट और भैंस चारों ऑप्शन है। भेड़ इसमें ऑप्शन नहीं है। तो भेड़ के बाद किसमें थी? भैंस में। सर्वाधिक वसा किसमें थी? भेड़ के बाद भैंस में। भेड़ में थी हमारे 7.81%, और भैंस में कौन सी थी? 7.38%। ये हमारी थी 7.38%, यहाँ पर 7.81% पेड़ में थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा भैंस। भैंस इसमें करेक्ट था कि भाई दूध में उच्च वसा किसमें होती है? तो भैंस में होती है। कितनी होती है? 7.38%। और ऊँट में तो होती है 5 पॉइंट समथिंग %, और बकरी में हो जाएगी हमारी 4.5%, और गाय में 4.14%। नेक्स्ट अगला प्रश्न कौन सा था? तो तीसरा प्रश्न था इसमें, मतलब कि पशुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है। तो पशुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण संचरण होता है? रानीखेत, एंथ्रेक्स, मास्टिटिस, बेबेसियोसिस। तो कौन से रक्त का संचरण पशुओं द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बेबेसियोसिस जो रोग है उसका संचरण पशुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या था इसमें? तो अगला प्रश्न था हमारा, हवा की अनुपस्थिति में किस हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं? तो हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं? शुष्क घास, साइलेज, तृण, लिंट। ये भी हमारा क्वेश्चन था कल के पेपर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइलेज। साइलेज जो है वो हवा की अनुपस्थिति में बनता है, हरित के किण्वन द्वारा, हरित पौधे के किण्वन द्वारा बनता है साइलेज। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या था? जो पांचवा प्रश्न था इसमें, गाय के दूध से प्राप्त होता है, गाय के दूध से प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार है। कौन सा शाकाहारी आहार है जो गाय के दूध से प्राप्त होता है और एकमात्र जंतु स्रोत है? तो इसमें हमारा विटामिन, प्रोटीन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। गाय के दूध से कौन सा शाकाहारी प्राप्त पदार्थ आहार प्राप्त होता है जो एकमात्र जंतु स्रोत है? इसमें हमारे ऑप्शन थे कि भाई ओनली ऑप्शन ए सही या ओनली ऑप्शन बी सही। ए से ऑप्शन थे तो हमने उसको हटा दिया। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डायरेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी से करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन प्राप्त होता है जो कि एकमात्र जंतु स्रोत है जो कि गाय के दूध से प्राप्त होता है। यानी कि जैसे हो गए हमारे पनीर हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया, ये सभी जो हैं वो गाय के दूध से प्राप्त होते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं एकमात्र जंतु स्रोत हैं। इसके बाद क्वेश्चन था एक भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में सही नहीं है? जो कुक्कुट हैजा रोग है, यानी इसे क्या कहते हैं? फाउल कोलेरा। फाउल कोलेरा कहते हैं। ये रोग जो है इसे संबंधित कौन सा कथन नहीं है? ये क्वेश्चन था इसमें। तो यह सभी कुक्कुट वर्गों में प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग हैं। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं, और सांस लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। विषाणु जनित रोग है। तो कुक्कुट हैजा, हैजा रोग विषाणु जनित नहीं है, जीवाणु जनित है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है ये। बाकी ये संक्रामक रोग है, कुक्कुट के सभी वर्गों में प्रभावित करता है, ये होगा। और इसमें पक्षी हाँफते हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसके साथ खांसी खांसी और छींक भी हो गई। तो ये विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसमें विषाणु जनित नहीं है कुक्कुट हैजा के बारे में। तो ये आप भी देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। और जो क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद बनाने के लिए रेनेट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? ये क्या था? रेनेट। रेनेट का उपयोग किया जाता है दही के बनाने में, घी बनाने में, पनीर और चीज़ बनाने में, और क्रीम बनाने में।
इसमें रेननेट का उपयोग होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पनीर या फिर चीज़ बनाने में। तो जो पनीर और चीज़ बनाते हैं उसमें रेननेट का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट था, तो अब आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आंसर सही क्या था, पनीर था। पनीर या फिर चीज़ दोनों दिए हुए थे उसमें पेपर में, ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या था इसमें, तो एक प्रश्न ये भी था कि मवेशियों में किस जानवर में कुल शुष्क भोजन की पूर्ति मोटे चारे से और बाकी बचे चारे से पूर्ति संकेंद्रित चारे में होती हैं। चारे से होती हैं, अभी दोनों के अनुपात पूछाएंगे भाई, मोटे चारे और अनुपात संकेंद्रित चारे का, दोनों का अनुपात पूछा था इसमें, तो कौन सा अनुपात हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 और 1/3, 2/3 अनुपात 1/3, यानी मोटा चारा तो होता है हमें 66% के लमसम, और संकेंद्रित चारा या फिर बाटा जिसे कहते हैं वो कितना होता है 33% के लमसम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2/3 अनुपात 1/3 ये अनुपात सही था। तो आपने कौन सा लगाया कमेंट करके बताएं, और आपका सही है कि नहीं है देख लें। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन था कि भाई निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानिए। मवेशी यानी गाय की नस्ल को पहचानना है। बाहर निकला हुआ चौड़ा लंबा मस्तक होता है, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान होते हैं, सफ़ेद रंग होता है, समूचे शरीर पर गाढ़े लाल व भूरे रंग के धब्बे, चॉकलेटी धब्बे होते हैं। तो ऑप्शन तीसरे की बात करते हैं, कथन की सफ़ेद प्लस लाल। सफ़ेद प्लस लाल किस में होता है हमारा, तो सफ़ेद प्लस लाल जो है वो चितकबरा रंग हमारी किस में होता है, राठी में। तो ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, राठी। राठी जो है उसमें क्या कौन सा कलर होता है, सफ़ेद प्लस लाल होता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि ये साहिवाल और थार पारकर के संकर से बनी है। थार पारकर और साहिवाल के संकर से बनी है। थार पारकर का कलर तो हो गया वाइट, और इसके साथ कौन सा साहिवाल का कलर हो गया प्लस में लाल कलर साहिवाल का हो जाता है। तो इसमें लाल सफ़ेद रंग होता है और उस पर गाढ़े लाल भूरे धब्बे होते हैं, चॉकलेटी रंग के धब्बे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चितकबरा रंग कहते हैं, चितकबरा रंग कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राठी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका ललाट बाल लंबा मस्तक होता है, धसा हुआ मस्तक होता है, बाहर निकला हुआ होता है, और आगे कांत इस ये तो हमने नहीं पढ़े थे, पर सफ़ेद रंग और चॉकलेटी रंग से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, राठी। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि भाई 10वां प्रश्न, मवेशियों के ओसारे यहाँ पे सेट जिसे रखने के स्थान को कहते हैं, बारह जो होता है लंबी दूरी में उन्मुखी होना चाहिए। उत्तर दक्षिण में होना चाहिए, पूर्व पश्चिम में होना चाहिए, या फिर उत्तर पूर्व में होना चाहिए, या दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कि दो आंसर हो सकते हैं, या तो उत्तर दक्षिण हो सकता है या पूर्व पश्चिम हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अभी मतलब करेक्ट तो नहीं कर सकते, पर इसमें डाउट है, दोनों में से एक आंसर होगा। तो आपने कौन सा लगाया देख लीजिए, दोनों में से हो सकता है, अगर पूर्व पश्चिम भी हो सकता है और उत्तर दक्षिण भी हो सकता है। इसमें मतलब कि जो बोर्ड की वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट पर जब ओरिजिनल आंसर की आएगी तब इसके आंसर का से बात करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न। और ये जो सभी प्रश्न हैं उनके आंसर मतलब कि अगर आंसर की आएगी तभी सही सार पता लगा सकते हैं हम। तो 11वां क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। दूध का ठंडा होना, एल टी पाश्चीकरण, एच टी पाश्चीकरण, और वी एच टी पाश्चीकरण। डी नहीं है, वी एच टी पाश्चीकरण। इसमें मतलब कि टेम्परेचर पूछा 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड 1 से 4 सेकंड के लिए, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड 63 डिग्री 30 मिनट के लिए। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारे दूध को ठंडा करना होना, दूध का ठंडा होना इसमें हमारा हो जाए 4 से 5 सेंटीग्रेड। दूध का ठंडा होना 4 से 5 सेंटीग्रेड। एक ही मिलान, इसमें मिलान करना था, इसमें चार ऑप्शन थे, पर हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो आंसर क्या है, दूध का ठंडा होना 4 से 5 सेंटीग्रेड। तो ये ऑप्शन मिल रहा था उसमें, बाकी तो हमें नहीं पता, पर ये थोड़ा ये हमें पता था, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दूध का ठंडा होना। तो ए में तीसरा था और एक ही ऑप्शन सही था इसमें। ये ऑप्शन मिला लीजिए, ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में पहला। तो एल टी पाइसीकरण ये कौन सा हो जाएगा, 63 डिग्री 30 मिनट के लिए। एच टी पाइसीकरण ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए। और वी एच टी पाइसीकरण 135 से 150 डिग्री 1 से 4 सेकंड के लिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा था, तो 12वां प्रश्न। ये था हमारा मतलब कि नस्लों से संबंधित। बकरी की नस्ल कौन सी है, भेड़ की नस्ल कौन सी है, गाय की नस्ल कौन सी है, ऊँट की नस्ल कौन सी है। तो इसमें मिलान करना था पुंगल, गोमत, सिरोही और मालवी। तो हमारे यहाँ तो बकरी की नस्ल कौन सी है, बकरी की नस्ल हमें सबको पता है कि भाई सी हो जाएगा, सिरोही बकरी की नस्ल हो जाएगी। मालवी नस्ल गाय की है, तो इसमें कौन सा हो गया, तीसरा हो जाएगा, गाय तीसरी में तीसरा हो गया। गोमत
ये नहीं पता हमें। पुंगल, पुंगल का पता है कि हमें भेड़ की नस्लें, दूसरा इसमें हो जाएगा। तो ए में दूसरा, सी में पहला और डी में तीसरा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही था। तो ए में पहला, दो में दूसरा, और ऊँट की कौन सी होगी नस्ल? गोमत नस्ल हो गई। तो ये ऊँट की नस्लें हैं। तो ये आप ऑप्शन मिलान कीजिए और उस हिसाब से सही कर लीजिए, आपका सही है या नहीं है देख लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। तो इसमें 13वां प्रश्न क्या था कि भाई चारे की लागत दूध उत्पादन की कितनी प्रतिशत पड़ती है? चारे की जो लागत होती है वो दूध उत्पादन की कितनी प्रतिशत पड़ती है? 40 से 50%, 60 से 70%, 75 से 85%, 90 से 95, 95%। तो चारे की लागत दूध उत्पादन की कितनी प्रतिशत पड़ती है? 60 से 70%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 60 से 70% पड़ती हैं। तो इससे पहले हमारे राजस्थान जीके के जो हमारे इससे पहले जो कल पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो हमने कल ही सोल्व कर लिए थे। पर आज हम मतलब कि सही सही तरीके से मतलब कि पूरा पीडीएफ बना के हम उससे उस हिसाब से पशुपालन की क्वेश्चन लाए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चारे की लागत से दूध उत्पादन 60 से 70% होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या था? टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? ये क्वेश्चन तो मतलब कि नंबर तो इस हिसाब से लगाए हैं, पर उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, पर आंसर तो सेम ही रहेगा। तो ये देख लीजिए आंसर के हिसाब से टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? दूध चवर की, ब्लैक क्वार्टर की, मास्टिटिस की, सूजन की। तो टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? तो कौन से की जा सकती है? ब्लैक क्वार्टर की। ब्लैक क्वार्टर जो रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए टीका लगाया जा सकता है। तो ब्लैक क्वार्टर इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? दूध का दोहना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए? 6 से 7 मिनट में, 9 से 10 मिनट में, 12 से 14 मिनट में और 15 से 16 मिनट में। आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर क्या है? दूध का दोहना कितने मिनट में समाप्त होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6 से 7 मिनट में। और दूध का दोहना यानी दूध निकालते हैं वो 6 से 7 मिनट में खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न था हमारे दूध की उपलब्धता से, मतलब प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पूछी है, वो भी 20-21 की पूछी है, न कि 22-23 की पूछी है। और 22-23 में उत्पादन भी नहीं पूछा है। दूध की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पूछी है, वो भी भारत की पूछी है, राजस्थान की भी नहीं पूछी है। तो ये आप अच्छे से डाटा को पढ़ना था। हमने क्लास भी बनाई थी डाटा के बारे में, उसमें हमने बताया था कि भाई दूध उत्पादन कितना है, कितना क्या है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2021 की पूछी है प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 444 प्रति किलो दूध प्रति व्यक्ति। 444 किलो, 444 मिलीग्राम मिलीलीटर, 444 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन। नेक्स्ट अगला 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची बी से मिलाइए। इसमें हमारे हो गए, एक तो इधर तो हो गए डीपिंग, ट्रेचिंग, स्पीरिंग और इंजेक्शन। किसमें क्या लगाया जाए? रोगाणुनाशी में, टीके में, आंतरिक परजीवी में और बाह्य परजीवी में। तो इसके लिए हमें मतलब कि सभी का नहीं पता, पर इंजेक्शन इंजेक्शन टीका जो होता है इंजेक्शन द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें डी हो जाएगा। इसमें हमारा एक ही ऑप्शन था, मतलब कि डी में दूसरा एक ही था। मतलब कि 4 ऑप्शन थे हमारे जिसमें एक ही मिल रहा था डी से दूसरा, तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंजेक्शन टीके में लगता है। और ऑप्शन देख लें तो इसके बाद तो जो डिपिंग है, डिपिंग किस में लगता है? बाह्य परजीवी में लगता है। ड्रेंचिंग किस में होती है? तो ड्रेंचिंग हमारे आंतरिक परजीवी के रूप में होती है। और स्पेयरिंग किसके लिए होती है? रोगाणुनाशी के लिए होती है। बाकी सबसे सरल मेरे को ये लगा कि भाई इंजेक्शन किसके लगता है? टीके के लिए लगता है। एक ही ऑप्शन मिल रहा था तो वो हमारा सही था पेपर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न में बात करें ऊँट के लिए ऊँट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ऊँट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। और ऊँट के दूध से दही बनाना कठिन होता है। तो ये सही है। मतलब कि ऑप्शन बी तो एक तो सही हो जाए, दूध के दही जमाना कठिन होता है। बाकी ओनली ऊँट और बकरी दोनों के दूध में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी जो होता है उसमें मात्रा पाई जाती है। खट्टा खट्टा जो पदार्थ होते हैं विटामिन सी में आते हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो विटामिन सी का नाम है। तो इससे जो दही नहीं जमता, पहले से खट्टा होता है, दही जमता ही नहीं है। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे। दोनों कथन सही हो जाएंगे, कथन एक और कथन दोनों सही हो जाएंगे भाई। दूध के ऊँट के दूध में विटामिन सी की मात्रा होती है और ऊँट के दूध से दही नहीं बनता। नेक्स्ट अगला प्रश्न। तो यहीं पे हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो यहीं तक थे पशुपालन के प्रश्न। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
पशुपालन के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी वीडियो लेके आएंगे पशुपालन से संबंधित, पशु परिचर भर्ती के लिए। तो नेक्स्ट भर्ती हमारी आ रही है पशु परिचर भर्ती। धन्यवाद।